हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और इंजॉय करिए पढ़ाई का। तो हम लोग रोज आने वाले आगामी परीक्षा पीसीएस 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए डे बाय डे जीएस के पर डे 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना। कभी पर्यावरण हो गया, कभी इतिहास हो गया, कभी भूगोल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। उस तरीके से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है और जो आप लोगों के सामने रखते हैं। तो आप लोगों को इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है और कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को देखा करिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आज पर्यावरण से क्वेश्चन लिया गया है। पर्यावरण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि जल वायु एवं पौधे, भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर से घिरा एक पौधों, पशुओं एवं जीव जंतुओं का चारों ओर क्या है, एक अस्तित्व के रूप में माना जाता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं या उपर्युक्त में से सभी। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बताते चलिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इन सबसे संबंधित है पर्यावरण। क्या है? चारों ओर से घिरा होता है ना। ऐसा वातावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। उसमें जैविक और अजैविक क्रियाएं दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बनाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, जल चक्र है या फिर नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है। कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सौर विकिरण है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें किसकी है? जल चक्र की होती है। किसकी होती है भाई? जल चक्र की होती है। ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम में भी, है ना, जितने भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। और सिविल का तो पूछो नहीं, इसमें बहुत अच्छे से पूछा जाता है, पीसीएस में भी। और साथ में आप लोग एलटी ग्रेड, टेट, सुपर टेट, इन सब का एग्जाम देते हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये पर्यावरण, और हमारे जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो जो जल चक्र है, सौर विकिरण की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? कैसे वर्षा होती है? हवा के दबाव पे या वायुमंडल की नमी पे या जल चक्र पे या फिर तापक्रम पर? तो वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा की डिपेंडेंसी किस पे होती है? एटमॉस्फेयर की जो नमी होती है, वायुमंडल की नमी पे क्या है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, क्या वजह है कि जो हमारे प्रतिरोधित पौधे हैं, रोपित पौधे हैं, जो जिनको हम लगाते हैं, वो बढ़ते क्यों नहीं है, ग्रोथ क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, नई मिट्टी में इस खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं।
डी ऑप्शन दिया है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि जब हम प्रतिरोपण करते हैं, लगाते हैं, तो उसके दौरान जो उनका मूल रूप होता है, जड़ें होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसमें हीलियम दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है, रेडॉन दिया है और नियान दिया हुआ है। तो कौन सी गैस नोबल गैस है? ध्यान रखिएगा, ये सभी नोबल गैसें हैं, हीलियम भी है, आर्गन भी है, रेडॉन भी है और नियान भी है। इसके अलावा क्रिप्टॉन, जिनान, ठीक है, और ये सभी गैसें कैसी गैसें होती हैं? नोबल गैस कहलाती हैं। अब इन नोबल गैसों में ध्यान में रखिएगा, ये जो रेडान होती है, रेडान, ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, क्रिप्टॉन पाई जाती है, जिनान पाई जाती है। ये सभी नोबल गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, जबकि रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो रेडान गैस होती है, रेडान गैस एटमॉस्फेयर में नगण्य रहती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। हाँ, ये एक्टिव कब होती है रेडान गैस? ध्यान रखिए, क्या जब भूकंप आने वाला होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में रेडान गैस की मात्रा अपने आप एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में रेडान गैस क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो जो हमारे जीव जंतु हैं उनको सबसे पहले पता चलता है। लेकिन वही है ना, बिना मुंह के बेचारे बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन आभास उनको सबसे पहले रेडान, उनकी महक जो है उनको बहुत तेजी से लगती है। पशु पक्षियों को आप देखेंगे कि सब इधर उधर भागने लगते हैं, तड़फड़ाने लगते हैं। ठीक है, तो रेडान गैस एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा हीलियम, आर्गन, नियॉन, ठीक है, और क्रिप्टॉन, जिनान, ये सभी नोबल गैस हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कौन सी महत्वपूर्ण जो गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ऑक्सीजन के बाद आपका बात करें हम, तो ये आर्गन पाया जाता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसे नोबल गैस भी कहते हैं। ये पाया जाता है 0.93%। इसके बाद CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसका भी परसेंटेज 0.03% होता है। तो इस तरीके से इसका क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? इसमें दे रहा है धारणी विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा धारणी विकास है, धारणी विकास और कागज के थैलों का प्रयोग करना, ठीक है, धारणी विकास और कागज के थैलों का जो प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक पहलू माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सकारात्मक पहलू माने जाते हैं। एक तो धारणी विकास, दूसरा कागज के थैलों का प्रयोग। जबकि आपका गरीबी को कम करना या गरीबी कम करना, ठीक है, ये पर्यावरण का नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो गरीबी, दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो गरीबी को कम करना, ठीक है, ये मैंने बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों होते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, पर्यावरण संबंधी है। लेकिन अगर सुरक्षा, प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा बी। वातानुकूलन की बात करें, वातानुकूलन भी कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, ठीक है,
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, तो वातानुकूलन तो सही आंसर होगा, लेकिन इसका सीधा संबंध गरीबी को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत निर्यात तथा आयात को कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि में प्रयोग करना या प्रयोग में लाना। तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास पर्यावरणीय कृषि या धारणीय कृषि किससे संबंधित है? धारणा या सतत विकास की बात करें तो सतत विकास भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाना कि वो लंबे समय तक अक्षुण्ण बना रहे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है? रियो 20 सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। यह पैनल पर एक सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो ध्यान में रखिएगा, जैव विविधता से संबंधित कन्वेंशन का जो सम्मेलन है वो रियो 20 नहीं है। और रियो 20 का मतलब क्या है? ये धारणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उस पे जो संयुक्त राष्ट्र देश हैं, संयुक्त राष्ट्र देशों का एक क्या है? सम्मेलन है, बैठक है। यही क्या है? आपका रियो 20। जो रियो 20 इसका नाम क्यों पड़ा? पहली बार इसकी बैठक जो है कहाँ पे? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। और इसकी पहली बार बैठक कब हुई थी? 1992 में। प्रथम बैठक कब हुई थी? 1992 में। अब देखिए, जो ये प्रथम बैठक 1992 में कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। इसीलिए इसका नाम पड़ा रियो। और 20 की बात करें तो 20 साल पे इसकी बैठक दोबारा हुई थी, 2002 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। इसीलिए इसे रियो +20 कहा जाता है। 20 साल बाद हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन डीसी में। ध्यान में रखिएगा, यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी का मुख्यालय अफ्रीकी देश केन्या के नैरोबी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जब आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1972 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों? यूएनईपी का काम क्या है? यूएनईपी मुख्य रूप से आप देखेंगे, यूएनईपी तो ये कई प्रकार की रिपोर्टें जारी करता है। इसके अलावा इसका मेन उद्देश्य क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना। और वैश्विक जो पर्यावरण है उसको नेतृत्व प्रदान करना, ये यूएनईपी का काम है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? केन्या के नैरोबी केन्या की राजधानी है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1986 में, 1981 में, 1987 में या 1978 में। ध्यान में रखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था ये भारत सरकार के द्वारा 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? ठीक है, इसकी धारा 3 के तहत गठित किया गया है, वो कौन सा है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसके तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन किया गया था? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब इसका गठन किया गया था? 1997 में इसका गठन किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संबंध में संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 या फिर औद्योगिक नीति या फिर शिक्षा नीति? भाई ध्यान में रखिएगा, कूट में आंसर देना है कि कौन कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो वन नीति की बात करें तो ये पर्यावरण से संबंधित है, रिलेटेड ही है। भारत में वन नीति कब बनाई गई थी? 1988 में बनाई गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जबकि आप औद्योगिक नीति की बात करेंगे तो 1991 में, 92 में बनाई गई थी। और शिक्षा नीति ये 3 प्रकार से बनी थी। अभी जो जल्दी से शिक्षा नीति बनाई गई थी वो 2020 में बनाई गई थी। और पहली शिक्षा नीति कब बनी थी भारत की? भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी और दूसरी 1986 में बनी थी। तो ध्यान में रखिएगा ये भी कि कब पहली बनी थी? 1968 में, दूसरी 1986 में बनी थी और तीसरी 2020 में बनी थी। तो ये सभी चारों पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, जो प्रोटीन से संबंधित हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या अधिक आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक हो। तो ध्यान में रखिएगा, जो इको मार्क होता है ये भारत सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो के तहत दिया जाता है इको मार्क। और ये 1991 से दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाले वस्तुओं को, उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, और ये 1999 से दिया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक तो ये 1999 से दिया जा रहा है, कौन, सॉरी 91 से। और कौन इसको प्रोवाइड करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, है ना, बीआईएस। बीआईएस के द्वारा दिया जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। और ये 1991 से दिया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका क्या उद्देश्य था भाई ग्रीन आर्मी का? जापान सरकार के द्वारा किया गया था, या चीन सरकार के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा किया गया था, या मिस्र या फिर इजिप्ट सरकार के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रीन आर्मी का संबंध किससे है? पर्यावरण के प्रोटेक्शन से है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरणीय या राष्ट्रीय पर्यावरण संपत्तियां हैं, पर्यावरण संपत्तियां जो हैं उनको सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था? ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया था, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वाश इंगित करता है, किसको इंगित करता है? ग्रीन वाश, वाश का मतलब वाश खत्म। तो ग्रीन वाश झूम, कृषि को प्रोन्नति करना, नदी जल का शुद्धिकरण करना, हरियाली को हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीन वाश किससे संबंधित है? जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें झूठा वादा करना, भ्रामक दावा, मतलब दावा करने वाली जो कंपनियां हैं, संगठन हैं, सरकारें हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं? ग्रीन वाश से संबंधित हैं। चलिए, तो क्या है? ग्रीन का मतलब समझिएगा पर्यावरण,
और पर्यावरण संरक्षण, और वास का मतलब समझिएगा कि उसको झूठा वादा करना, गलत साबित करना, खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? कौन सा नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता। तो कौन सा नहीं है इसमें? किसका? एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इसमें अच्छा शासन भी होना चाहिए, ठीक है, और स्वच्छ हरित नगर भी होना चाहिए, लेकिन जो जीवन की गुणवत्ता की स्थिरता है ये स्मार्ट नगर का लक्ष्य नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका लक्ष्य है ना? कैसे आप अपने जीवन की गुणवत्ता का स्थिरता या स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ठीक है, या जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र या जैविक और अजैविक संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन होता है इसमें, और इसकी अपनी एक उत्पादकता होती है और जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र ध्यान रखिएगा, ये एक बंद तंत्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? यह एक खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो खुला तंत्र होता है उसमें जो जैविक और अजैविक क्रियाएं हैं दोनों आपस में अंतर क्रिया करती हैं, है ना? ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं। तो इस तरीके से ये बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। चलिए, बने रहिएगा चैनल पे, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा सहयोग बना रहे आपके लिए और आप लोगों को भी अच्छा लगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? जलमंडल है, जियोम है, स्थल मंडल है या जैवमंडल है? ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा, सबसे बृहद पारितंत्र है वो है आपका जैवमंडल। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी सब होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीवों से जैवमंडल तक जैविक संगठन तक का सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूदृश्य। यानी पहले जनसंख्या होगी, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर समुदाय होगा, फिर भूदृश्य होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहले भूमि होगी, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर जनसंख्या होगी। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पहले जनसंख्या होगी, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर भूदृश्य होगा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? पहले जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जीव मंडल से, जीवों से जैव मंडल, ये पेड़ पौधे। तो सबसे पहले अगर जनसंख्या नहीं होगी तो कैसे समुदाय बनेगा? ठीक है, या कैसे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा? समुदायों से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? जीव जंतु, जैविक और अजैविक जो समूह होते हैं उन्हीं को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जनसंख्या होगी, जनसंख्या के बाद समुदाय आएंगे। ठीक है, जीव समुदाय होंगे, पेड़ समुदाय होंगे, पक्षी समुदाय होंगे, पशु समुदाय होंगे। इसके बाद ये सभी समुदाय मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र फिर ये क्या है? एक बहुत बड़े भूदृश्य पे फैले होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, कौन सा इसमें सही है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, या फिर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है,
या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर होगा। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है? कौन सा सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है? समुद्र का होता है, घास के मैदान का होता है, वन का होता है या फिर पर्वतों का होता है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इनमें से वो किसका होता है? समुद्र का होता है। हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होता है, तो समुद्र का होता है। निम्न में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है? कौन से कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन, जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ सकता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से या वनारोपण से? तो ध्यान में रखिएगा वनारोपण यानी वृक्षों को लगाना, तो इससे तो बिगड़ेगा नहीं। वन महोत्सव, वनों के बारे में जानकारी देना, वनों को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, ठीक है, तो इससे भी नहीं होगा। सामाजिक वानिकी से भी नहीं होगा। तो इसका पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ सकता है वो लकड़ियों के काटने से बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जातियों यानी स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ पौधे परागण पर क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जबकि कुछ पौधे या कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ जाता है। इसके कारण बर्रैया यानी बर्रा, मकड़िया और पक्षियों की कुछ प्रजातियों में समस्त रूप से गिरावट हो सकती है। सही उत्तर क्या है इसका, कि कुछ कारणों से यदि तितलियों की जातियों की संख्या में अगर गिरावट होती है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो कुछ अगर तितलियां की संख्या में गिरावट होगा तो जो कुछ पौधे होते हैं वो परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यानी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ कृषि पौधे जो कवक, ठीक है, तो तितलियों और कवकों का कोई बहुत विशेष रोल मॉडल नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला कवक का बढ़ना ना बढ़ना कोई मैटर नहीं करता है। इसके कारण, ठीक है, बर्रैया, मकड़ियां और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की है ना, उसमें गिरावट आ सकती है। तो इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? उत्पादक जो स्वयं से उत्पादन करे, तो गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। ध्यान में रखिएगा कि हरे पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, यही क्या है, उत्पादक होते हैं, और बाकी ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और ये भी आपका द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इस तरीके से ये तीनों उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? किण्वन उत्सर्जन, उष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, जो पारिस्थितिकी निकाय होता है उसमें जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है हमारा सूरज, सौर ऊर्जा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर तक स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होता है, उससे ऊर्जा, ठीक है, जब एक दूसरे में ट्रांसफर होती है तो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, घटती है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होती है उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। एक ऊर्जा का पिरामिड बनता है, दूसरा जैवभार का पिरामिड बनता है, तीसरा संख्या का पिरामिड बनता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है उसके थ्रू क्या होता है, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऊष्मागतिकी
दूसरे नियम के तहत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। मात्र 10% ऊर्जा अगले स्तर से अगले पोषण स्तर को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, वन में, तालाब में, घास में, या घास स्थल में, या शुष्क स्थल में। तो ध्यान में रखिएगा, जो जीवभार का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, वो तालाब में क्या होता है, उल्टा बनता है भाई, तालाब में उल्टा बनता है। लेकिन वही घास पे बात करें, हम स्थल पे बात करें, तो स्थल पे सीधा बनता है। जीवभार का पिरामिड स्थल पे कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, मैंने अभी चर्चा किया था कि पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जीवभार का पिरामिड, और दूसरा होता है संख्या का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। जो आपका जीवभार का पिरामिड होता है, ये उल्टा और सीधा दोनों होता है भाई, उल्टा सीधा दोनों होता है। लेकिन संख्या का पिरामिड में क्या होता है, ये भी उल्टा सीधा दोनों होता है, उल्टा होता है और सीधा होता है। ये ऊर्जा का पिरामिड ये सदैव उल्टा बनता है, सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो इस तरीके से आप पिरामिड ध्यान रखिएगा कि किसका किसका उल्टा बनता है, किसका सीधा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, रासायनिक चक्र कहा जाता है, भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, या भूवैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, या फिर रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है, एक है ना, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जो इनका चक्रण होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, क्या कहलाता है, भू रासायनिक चक्र का, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जीवों से ये क्या है, इसमें ट्रांसफर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है और क्या कहलाता है, ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण, शियर, समुदाय, गतिकीय, या फिर आपका जैव का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। ध्यान रखिएगा, जैव भार का पिरामिड तो नहीं कहलाता है, जो आपका समुदायों का पूर्ण क्रम होता है ये क्या कहलाता है, शियर कहलाता है। क्या कहलाता है, शियर कहलाता है। एक्चुअल में होता है क्या, समुदाय, जो जीव समुदाय होते हैं जिनका एक पूर्ण क्रम होता है, जो एक निश्चित स्थान पे होते हैं, ठीक है, और एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शियर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शियर, शियर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीओम, या फिर निकेत। तो जो एक मनुष्य होता है उसके जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय विकास करने के लिए, धारणीय पर्यावरणीय विकास करने के लिए आवश्यक और न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में और अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।